हम यहाँ पर बात करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, करंट ट्रिगर्ड डिवाइस कौन कौन सी हमारे पास में है। तो करंट ट्रिगर्ड डिवाइस के बारे में हम देखेंगे। करंट ट्रिगर्ड डिवाइस, तो करंट ट्रिगर्ड डिवाइस कौन कौन सी है हमारे पास में, उनके बारे में हम बात करें। तो करंट ट्रिगर्ड डिवाइस है हमारे पास में, एक तो ट्रायक है, थायरिस्टर है, ये करंट ट्रिगर्ड डिवाइस है। थायरिस्टर, एक जीटीओ है जो कि यहाँ पर करंट ट्रिगर डिवाइस है, और एक ट्रायक है जो कि यहाँ पर करंट ट्रिगर डिवाइस है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे मोसफेट की बात करें, मोसफेट के अंदर क्या होता है, वोल्टेज इनपुट टू द गेट टर्मिनल, गेट कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। तो यहाँ पर मोसफेट के अंदर क्या होता है, मोसफेट की अगर हम बात करते हैं, मोसफेट के अंदर मोसफेट के अंदर होता है जो वोल्टेज इनपुट है टू द गेट कंट्रोलिंग, voltage input to the gate control the flow of current from source to drain। तो करंट की जो फ्लो होता है सोर्स टू ड्रेन, सोर्स टू ड्रेन, तो सोर्स टू ड्रेन यहाँ पर क्या होता है, करंट का फ्लो होता है, करंट का फ्लो। इस करंट के फ्लो को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इसको हम वोल्टेज के द्वारा कंट्रोल करते हैं, यानी कि वोल्टेज इनपुट टू द गेट कंट्रोल, वोल्टेज इनपुट टू द गेट कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। तो ये हमारा जो मोसफेट होता है वो वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है, जबकि हमारे थायरिस्टर, जीटीओ, ट्रायक हैं, ये सभी क्या होते हैं, करंट कंट्रोल डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट हम देखें, जैसे हम बात करते हैं वोल्टेज की बात करते हैं, यानी कि वोल्टेज शेयरिंग करना है, शेयरिंग ऑफ वोल्टेज बिटवीन थायरिस्टर ऑपरेटिंग इन सीरीज इन इज इन्फ्लुएंस बाई। तो यहाँ पर वोल्टेज की शेयरिंग किसके द्वारा इन्फ्लुएंस की जाती है, तो बात करें वोल्टेज की शेयरिंग किसके द्वारा यहाँ पर इन्फ्लुएंस की जाती है, वोल्टेज की शेयरिंग थायरिस्टर के अंदर किसके द्वारा इन्फ्लुएंस की जाती है, इन्फ्लुएंस इन दी थायरिस्टर। तो वोल्टेज की शेयरिंग की अगर इन्फ्लुएंस की बात करें तो यहाँ पर दो चीजें होती है हमारे पास में, एक तो स्टैटिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और एक लीकेज करंट होती है। इनके द्वारा वोल्टेज शेयरिंग है थायरिस्टर के अंदर इन्फ्लुएंस की होती है। स्टैटिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टैटिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लीकेज करंट। लीकेज करंट। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे the sharing of voltage between the thyristor operating in series is influenced by the leakage current. In the series connection, thyristor having a leakage current will share a large portion of the applied voltage। तो स्टैटिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है थायरिस्टर की, उसके किसके द्वारा हम शो करते हैं, स्टैटिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें, स्टैटिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थायरिस्टर, वो हम यहाँ पर देखते हैं किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर होती है थायरिस्टर के लिए। जैसे ये हमारे पास में थायरिस्टर की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें क्या होगा, ये हमारा V है और ये हमारा I है। अब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट हमारी इस तरीके से होती है, यहाँ पर हम देखें फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट के बारे में बात करेंगे। जैसे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट के बारे में बात करें, फिर यहाँ पर करंट है इस तरीके से इंक्रीज होती है एकदम। तो यहाँ पर जैसे कि इस कंडीशन में बात करें, IG की वैल्यू क्या है, IG यानी गेट करंट की वैल्यू एकदम 0 है। फिर बात करें इस कंडीशन में,
ये हमारा IG1, इस कंडीशन में बात करें ये हमारा IG2, इस तरीके से इस कंडीशन के अंदर बात करें ये हमारा IG3। अब हम बात करते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग की बात करते हैं। उसे रिवर्स ब्लॉकिंग में क्या होगा, इस तरीके से वेवफॉर्म होगी और यहाँ पर ये वेवफॉर्म होगी, यहाँ पर ये होता है VVR यानी रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो रिवर्स लीकेज करंट यहाँ पर फ्लो होगी, रिवर्स लीकेज करंट, रिवर्स लीकेज करंट यहाँ पर फ्लो होगी। तो ये VVR होगी, रिवर्स लीकेज करंट। और यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग की बात करें हम, तो फॉरवर्ड लीकेज करंट यहाँ पर फ्लो होती है, ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, ये यहाँ पर फॉरवर्ड लीकेज करंट के लिए है, फॉरवर्ड लीकेज करंट। और अगर हम बात करें फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कंडीशन की बात करें, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कंडीशन, ये पूरी ब्लॉकिंग कंडीशन है, ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कंडीशन है, यहाँ से यहाँ तक की। तो ये हमारी कहलाएगी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कंडीशन, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कंडीशन यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट है। यहाँ पर यहाँ तक जो वोल्टेज होता है वो होता है फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, VVO, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। और यहाँ पर जो VVR है वो है रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज। और IG है हमारी, जैसे कि IG गेट करंट अगर 0 देते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज की जरूरत होगी ब्रेक ओवर वोल्टेज की। अगर गेट करंट को सप्लाई देते हैं यानी गेट करंट की वैल्यू बढ़ा देते हैं तो फॉरवर्ड जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो यहाँ पर इस करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग बात करें हम, ये करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर क्या एक्सप्लेन कर रही हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर हम देखें दो चीज़ें और होती हैं हमारी, जैसे फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट हमारी ये है, इसी के अंदर होती है एक लैचिंग करंट और एक होल्डिंग करंट। लैचिंग करंट थोड़ा सा कम होती है, यहाँ पर होती है लैचिंग करंट, लैचिंग करंट। और यहीं पर इससे थोड़ा सा नीचे होती है होल्डिंग करंट, होल्डिंग करंट। और यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये किसका है, ये फॉरवर्ड कंडक्शन का पोर्शन है, फॉरवर्ड कंडक्शन यानी ऑन स्टेट का ये पोर्शन है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। पहली बात तो यहाँ पर थायरिस्टर विल ट्रिगर व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज इज मोर देन दी फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज। तो यहाँ पर थायरिस्टर को हम ऑन स्टेट मानेंगे, ट्रिगर मानेंगे कब, जब फॉरवर्ड जो वोल्टेज होता है अप्लाइड वोल्टेज इज मोर देन दी फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज, ब्रेकओवर वोल्टेज से जब ज्यादा होगा तभी यहाँ पर थायरिस्टर ट्रिगर होता है। दी लैचिंग करंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी होल्डिंग करंट। तो यहाँ पर लैचिंग करंट हमेशा ऊपर है होल्डिंग करंट से, यानी लैचिंग करंट की वैल्यू ग्रेटर देन दी होल्डिंग करंट होगी। वह रिवर्स वाइज स्मॉल लीकेज करंट विल फ्लो, अगर रिवर्स वाइज करेंगे तो यहाँ पर जैसे हम देखें ये पोर्शन है लीकेज करंट है, यहाँ पर ये वाला पोर्शन है ये लीकेज करंट का फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर स्मॉल रिवर्स लीकेज करंट विल फ्लो। SCR कैन बी ट्रिगर्ड विदाउट गेट करंट बाई फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। तो यहाँ पर SCR को बिना गेट के द्वारा भी हम ट्रिगर कर सकते हैं, किस किस की मदद से ट्रिगर कर सकते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग की मदद से ट्रिगर कर सकते हैं। DV/DT ट्रिगरिंग होती है उसकी मदद से ट्रिगर कर सकते हैं, DV/DT ट्रिगरिंग। एंड थर्मल ट्रिगरिंग की वजह से भी कर सकते हैं और लाइट ट्रिगरिंग की वजह से भी हम उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे ये थायरिस्टर का कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास में। अब बात करते हैं हम लो पावर एप्लीकेशन GTO के बारे में बात करते हैं। लो पावर एप्लीकेशन के अंदर GTO किस तरीके से बिहेव करता है।
बात करते हैं हम एप्लीकेशन जीटीओ के बारे में। लो पावर एप्लीकेशन जीटीओ के बारे में हम बात करते हैं। तो लो पावर एप्लीकेशन जीटीओ के अंदर क्या होता है, हायर ब्लॉकिंग वोल्टेज कैपेबिलिटी इसकी होती है। लो पावर एप्लीकेशन ऑफ जीटीओ, इसके अंदर होती है हायर ब्लॉकिंग वोल्टेज कैपेबिलिटी। हायर ब्लॉकिंग वोल्टेज कैपेसिटी, ब्लॉकिंग वोल्टेज कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी। तो यहाँ पर जीटीओ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, जीटीओ हमारा किस तरीके से दिखाई देगा, यानी इसका सिंबल किस तरीके से दिखाई देगा जीटीओ का, और किस तरीके से वो वेवफॉर्म है काम करती है। तो जीटीओ की बात करें हमारा, जैसे कि एनोड है और कैथोड है। एनोड, कैथोड और गेट होता है इसके अंदर। गेट ट्रिगरिंग हम दोनों तरह से दे सकते हैं, यानी कि जीटीओ में सिर्फ पॉजिटिव गेट ट्रिगरिंग देंगे, नेगेटिव गेट ट्रिगरिंग, यानी पॉजिटिव गेट ट्रिगरिंग देंगे। तो गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर होता है 4 लेयर पीएनपीएन जो डिवाइस होती है हमारे पास में, यानी 4 लेयर पीएनपीएन सेमीकंडक्टर डिवाइस है, दैट कैन बी tuned on by short pulse of gate current can be turned off by reverse gate pulse। तो यहाँ पर पॉजिटिव गेट पल्स देंगे तो ये क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। स्मॉल पॉजिटिव गेट पल्स देंगे तो ये ऑन हो जाता है। और अगर शॉर्ट पल्स के लिए, यानी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए शॉर्ट पल्स अगर रिवर्स बैच में दे देते हैं, यानी रिवर्स गेट पल्स दे देते हैं, तो ये टर्न ऑफ हो जाता है। तो गेट के द्वारा इसको टर्न ऑन भी किया सकता है और टर्न ऑफ भी किया सकता है, इसलिए क्या बोलते हैं हम, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर यानी जीटीओ। नेक्स्ट हम बात करें जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ लैचिंग करंट, लैचिंग होल्डिंग करंट इज मोर। तो यहाँ पर लैचिंग और होल्डिंग करंट का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पर ज्यादा होता है। द लैचिंग करंट ऑफ जीटीओ इज सेवरल टाइम्स मोर एज कंपेयर टू कन्वेंशनल थायरिस्टर ऑफ द सेम रेटिंग। तो यहाँ पर लैचिंग करंट की वैल्यू है जीटीओ की, वो काफी ज्यादा होती है कन्वेंशनल थायरिस्टर से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लैचिंग करंट क्या कह सकते हैं, लैचिंग करंट लैचिंग करंट कैसी होती है, लैचिंग करंट मोर होती है, यानी लैचिंग करंट सेवरल टाइम्स हायर होती है, सेवरल टाइम्स हायर। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप एंड द एसोसिएटेड लॉस इज मोर। तो यहाँ पर ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप मोर होता है, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप एंड एसोसिएटेड लॉस आर मोर। ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप एंड एसोसिएटेड लॉस आर मोर, एसोसिएटेड लॉस आर मोर, यानी कि यहाँ पर ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप जो है जब वो ज़्यादा होते हैं और एसोसिएटेड वोल्टेज ड्रॉप है वो भी यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। ड्यू टू दी मल्टी कैथोड स्ट्रक्चर ऑफ जीटीओ, ट्रिगरिंग गेट करंट इज हायर देन दी रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल एससीआर, यानी ट्रिगरिंग गेट करंट की वैल्यू यहाँ पर हाई होती है। ट्रिगरिंग गेट करंट हाई ज़्यादा पड़ती है, ट्रिगरिंग गेट करंट हाई, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ट्रिगरिंग गेट करंट हाई की क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास में क्या होते हैं, मल्टी कैथोड स्ट्रक्चर होते हैं जीटीओ के अंदर। इस वजह से हमें हायर गेट करंट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है नॉर्मल एसवीआर के कंपैरिजन में। गेट ड्राइव सर्किट लॉसेज आर मोर इन रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी इज लेस देन द फॉरवर्ड वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी।
तो यहाँ पर गेट ड्राइव सर्किट के अंदर लॉस हैं ज़्यादा होते हैं। लॉस ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी है वो लेस होती है कंपेरिजन टू फॉरवर्ड वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी क्या होती है, रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी यहाँ पर मोर होती है। नेक्स्ट हम बात करें, GTO हैज द कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग टर्न ऑफ बाय नेगेटिव गेट करंट पल्स। यानी GTO को हम क्या करते हैं, नेगेटिव गेट पल्स देकर भी हम टर्न ऑफ इसको कर सकते हैं। फॉर लो पावर एप्लीकेशन इट हैज हायर ब्लॉकिंग वोल्टेज कैपेबिलिटी। लो पावर एप्लीकेशन के अंदर हायर वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी इसकी होती है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे कि when the thyristor are used in the series and parallel, a snapper circuit is used too। तो यहाँ पर स्नैपर सर्किट का यूज क्यों किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करेंगे हम, स्नैपर सर्किट। तो स्नैपर सर्किट यूज किया जाता है लिमिट डीवी बाई डी के लिए। लिमिट डीवी बाई डी के लिए स्नैपर सर्किट यहाँ पर यूज किया जाता है। जैसे डीवी बाई डी प्रोटेक्शन की हम बात करें, डीवी बाई डी प्रोटेक्शन किस तरीके से स्नैपर सर्किट में देते हैं। जैसे ये हमारा स्विच है, फिर क्या होगा, यहाँ पर SCR होगा, SCR, फिर RS एंड CS होगा, RS एंड CS। फिर डिस्चार्जिंग करंट की वैल्यू हम देखते हैं यहाँ पर, ये इंडक्टर होगा L, ये लोड होगा, इस तरीके से हमारा सर्किट होता है। अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये पूरा डिस्चार्ज करंट के लिए होता है और इसी को बोलते हैं स्नैपर सर्किट। ये डिस्चार्ज करंट का पोर्शन है, डिस्चार्ज करंट। यहाँ पर जो होता है ये होता है स्विच, और यहाँ पर होता है ये लोड है। यहाँ पर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, सोर्स वोल्टेज हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, सोर्स वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अब बात करें डीवी बाई डी प्रोटेक्शन की बात करते हैं हम। जैसे डीवी बाई डी प्रोटेक्शन में इसको स्नैपर सर्किट को हम यूज करते हैं। तो वहीं दी SCR इज फॉरवर्ड बाइस्ड, तो यहाँ पर जैसे ही SCR फॉरवर्ड बाइस होगा, जंक्शन J2 J1 और J3 है यहाँ पर फॉरवर्ड बाइस होते हैं। और क्या होता है यहाँ पर, जंक्शन J1 और J3 फॉरवर्ड बाइस होते हैं और जंक्शन J2 है रिवर्स बाइस होता है। दिस रिवर्स बाइस जंक्शन J2 एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ पर जैसे ही हम क्या ले लेते हैं, कोई भी SCR लेते हैं, उसमें 3 जंक्शन होते हैं हमारे पास में। जैसे इस तरीके से SCR लिया, P N P N, तो ये जंक्शन J1 और J3 है, ये तो फॉरवर्ड बाइस में होते हैं, लेकिन J2 हमारा रिवर्स बाइस में होता है। और ये J2 रिवर्स बाइस में होता है, यही हमारे पास में किसकी करेक्टरिस्टिक्स शो करता है, कैपेसिटर की करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर शो करता है। इफ द रेट ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाइड इज वेरी हाई अक्रॉस दी SCR, अगर फॉरवर्ड वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी रेट बहुत ज़्यादा हाई है SCR के अक्रॉस, दी करंट फ्लो थ्रू दी जंक्शन J2 इज हाई। तो जैसे यहाँ पर अगर रेट वोल्टेज की रेट है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई है, फॉरवर्ड वोल्टेज जो अप्लाई किया जाता है उसकी रेट अगर बहुत ज़्यादा हाई है, तो यहाँ पर जो चार्जिंग करंट है जंक्शन J2 के अंदर वो भी यहाँ पर क्या होगी, हाई होगी। चार्जिंग करंट जंक्शन J2 के अंदर हाई होगी तो करंट इज एनफ टू टर्न ऑन दी SCR इवन विदाउट एनी गेट सिग्नल। तो यहाँ पर करंट है
बिना किसी गेट सिग्नल के दिए यहाँ पर क्या होगा, एससीआर को ऑन करने के लिए यहाँ पर काफी होती है। दिस इज कॉल्ड एज डीवी बाई डी टी ट्रिगरिंग। तो ये हमारा कहलाता है क्या, डीवी बाई डी टी ट्रिगरिंग हमारा ये कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे ये हमारा जो पोर्शन है यहाँ पर डीवी बाई डी टी ट्रिगरिंग कहलाता है, और दिस कैन बी रिड्यूस बाई यूजिंग आरसी स्नेवर सर्किट अक्रॉस दी एससीआर। तो यहाँ पर जैसे हमने आरसी स्नेवर सर्किट यूज कर दिया है, इसको डीवी बाई डी टी ट्रिगरिंग को अवॉइड करने के लिए या इसको रिड्यूस करने के लिए, इसके इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम इसको कनेक्ट करते हैं। A Snapper circuit consists of a series combination of RS and capacitance CS in parallel with the thyristor. Next हम देखें, false turn on of SCR by large dV by dt even without application of gate signal can be prevented by using the Snapper circuit। यानी जो हम टर्न ऑन करते हैं SCR को लार्ज dV by dt की वजह से, अगर SCR गलती से टर्न ऑन हो जाता है तो उससे प्रोटेक्शन देने के लिए हमें स्नेवर सर्किट यहाँ पर यूज करना होता है। विदाउट गेट सिग्नल अगर यहाँ पर हाई यानी कि फॉल्स ट्रिगरिंग हो जाता है एससीआर, किसकी वजह से, लार्ज डीवी बाई डी की वजह से, विदाउट अप्लाइंग गेट सिग्नल, तो उससे बचाने के लिए हमें यहाँ पर सिनेवर सर्किट यूज करना होता है, यानी सिनेवर सर्किट हम यूज करते हैं। फिर बात करते हैं हम, जैसे कि थ्री फेज फुल कन्वर्टर दे रखा है, रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट वोल्टेज हमें निकालना हो। थ्री फेज फुल कन्वर्टर हमें निकालना है। थ्री फेज फुल कन्वर्टर, थ्री फेज 50 हर्ट्ज का क्या है, फुल कन्वर्टर है। थ्री फेज 50 हर्ट्ज फुल कन्वर्टर, रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट वोल्टेज हमें निकालनी है। क्या निकालनी है, रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पर हमें निकालनी है रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज की रिपल फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे, थ्री फेज फुल कन्वर्टर की फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पर रिपल फ्रीक्वेंसी अगर हमें निकालनी है तो हम निकालते हैं रिपल फ्रीक्वेंसी, एफ आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं एम इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि एफ एस हो जाएगा। एम क्या है, टाइप ऑफ पल्स कन्वर्टर है, यहाँ पर क्या है, जो भी टाइप ऑफ पल्स कन्वर्टर है यहाँ पर हम यूज करते हैं टाइप ऑफ पल्स कन्वर्टर, कौन सा कन्वर्टर हम यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर एम की वैल्यू डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर दे रखा है थ्री फेज फुल वेव एसी टू डीसी कन्वर्टर। तो ये थ्री फेज फुल वेव एसी टू डीसी कन्वर्टर दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि वो 6 पल्स कन्वर्टर है। तो यहाँ पर एम की वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू होगी 6। एम की वैल्यू 6 होने की वजह से यहाँ पर एफ आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 इंटू 50 हर्ट्ज, तो ये हो जाएगा 300 हर्ट्ज। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 300 हर्ट्ज। नेक्स्ट हम बात करें, किसके बारे में बात करते हैं, थ्री फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के बारे में हम बात करते हैं। थ्री फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, वोल्टेज सोर्स, थ्री फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर ऑपरेट इन 180 डिग्री कंडक्शन मोड। तो थ्री फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है, वो 180 डिग्री कंडक्शन मोड में ऑपरेटर हो रहा है, ऑपरेट इन 180 डिग्री कंडक्शन मोड। तो यहाँ पर 180 डिग्री कंडक्शन मोड में थ्री फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है वो ऑपरेट हो रहा है विथ स्टार कनेक्टेड रजिस्टिव लोड, स्टार कनेक्टेड रजिस्टिव लोड। नेक्स्ट हम बात करें, इफ द इनपुट डीसी वोल्टेज इज 100 वोल्ट देन द पीक टू पीक आउटपुट वोल्टेज, अगर हमें दे रखा है इनपुट डीसी वोल्टेज वो दे रखा है 100 वोल्ट,
हमें निकालना है पीक टू पीक आउटपुट ऑफ डीसी वोल्टेज, पीक टू पीक आउटपुट ऑफ डीसी वोल्टेज। तो डीसी वोल्टेज का आउटपुट क्या होगा पीक टू पीक। तो यहाँ पर हम बात करें वेवफॉर्म ऑफ द आउटपुट फेज एंड लाइन वोल्टेज, वो 180 डिग्री कंडक्शन मोड में यहाँ पर होते हैं। तो 180 डिग्री कंडक्शन मोड में अगर वेवफॉर्म की बात करें, तो वेवफॉर्म की बात करें कैसे बनेंगे वेवफॉर्म यहाँ पर, जैसे 180 डिग्री कंडक्शन मोड में बनेगी वेवफॉर्म यहाँ पर, जैसे VS/3, फिर 2VS/3 और फिर VS/3, इस तरीके से वेवफॉर्म बनेगी। फिर यहाँ पर नीचे आ जाएगा, फिर नीचे आएगा माइनस के VS/3, 2VS/3 और फिर VS/3, फिर ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से ये वैल्यू यहाँ पर चलेगी। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करें हम, तो जैसे ये वाला जो एंगल है हमारा, ये क्या होगा पाई/3 के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। यानी कि एक एंगल है पाई/3, पाई/3 मतलब 60 डिग्री एंगल पर काम करेगा। तो यहाँ पर हम देखें ये वाला पोर्शन है, ये पाई/3 पर काम करेगा। ये हमारा VS/3 है, ये पोर्शन है हमारा 2VS/3 है, और ये हमारा क्या किस पर काम करेगा, पाई पर काम करेगा। ये हमारा 2 पाई पर काम करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। ये पाई/3 पर काम करेगा, ये पाई पर काम करेगा और ये 2 पाई पर काम करेगा। ये हमारा किसके लिए है, सिर्फ ए फेज के लिए है। तो ये हमारा ए फेज के लिए था। अब बी फेज के लिए बात करते हैं। बी फेज के लिए क्या कंडीशन रहती है, तो इसको हम नीचे उतार देते हैं, सेम कंडीशन को हम नीचे उतार देंगे यहाँ पर, जैसे कि इस तरीके से। ये 60 डिग्री के लिए, 180 डिग्री के लिए, ये हमारा 120 डिग्री के लिए उतर जाएगा, ये हमारा 360 डिग्री के लिए उतर जाएगा। तो इसको हम पूरा नीचे उतार देते हैं और वेवफॉर्म उसी के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे। तो बी फेज की हम वेवफॉर्म यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। जैसे वी फेज की ड्रॉ करेंगे, तो वी फेज की किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर वी फेज की बात करें, वी फेज हमारा होगा -2VS/3 से स्टार्ट। जैसे यहाँ पर हम बात करें VS/3, 2VS/3, यहाँ से स्टार्ट होगा -2VS/3, फिर VS/3, फिर 0 के अकॉर्डिंग चला जाएगा, फिर VS/3 चला जाएगा, फिर 2VS/3, फिर VS/3, इस तरीके से। फिर नीचे आ जाएगा VS/3, फिर 2VS/3, इस तरीके से चलेगा। तो यहाँ पर होगा सबसे पहले माइनस के 2VS/3, फिर होगा क्या VS/3, VS/3, ये माइनस के VS/3 होगा। तो ये होगा हमारा वी फेज का। अब बात करते हैं एवी लाइन वोल्टेज की। एवी लाइन वोल्टेज किस तरीके से बनेगा, तो फेज वोल्टेज है प्लस और माइनस के अकॉर्डिंग लाइन वोल्टेज जो बनेगा वो किस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा। तो लाइन वोल्टेज जैसे कि यहाँ पर -2VS/3 है और यहाँ पर VS/3 है, तो VS माइनस के -2VS/3, तो क्या हो जाएगा 3VS/3, यानी कि VS वोल्टेज मिलेगा हमें। तो VS वोल्टेज काफ़ी दूर तक यहाँ पर VS वोल्टेज मिलेगा, यानी हम कह सकते हैं यहाँ तक हमें VS वोल्टेज मिलेगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर कुछ समय के लिए 0 रहेगा, फिर हमें नेगेटिव में VS वोल्टेज मिलेगा, यानी कि -VS/3 मिलेगा,
और फिर 0 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो पीक टू पीक वोल्टेज है वो होगा Vs। तो V पीक टू पीक हम निकालें, V पीक टू पीक क्या होता है, Vs माइनस के Vs। तो ये हो जाएगा V पीक टू पीक 2Vs। तो V पीक टू पीक में हमारा ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों पोर्शन आ जाते हैं। ये हो जाएगा 2Vs और ये पीक टू पीक वोल्टेज होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर हमारा सोर्स वोल्टेज दे रखा है 100 वोल्ट, तो पीक टू पीक वोल्टेज क्या होगा। जैसे क्वेश्चन में मान लीजिए सोर्स वोल्टेज दे रखा है 100 वोल्ट, तो पीक टू पीक वोल्टेज क्या होगा, 2 × Vs, यानी 2 × Vs की वैल्यू कितनी है 100। तो ये हो जाएगा 200 वोल्ट। तो हमारी जो पीक टू पीक वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, 200 वोल्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में हम बात करते हैं। सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में बात करते हैं। हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर इनपुट वोल्टेज दे रखा है हमें, यानी V इनपुट वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है 400 साइन 314T इनपुट वोल्टेज दे रखा है, और R दे रखा है यहाँ पर लोड। R के लिए दे रखा है एज ए लोड, यहाँ पर R दे रखा है। फॉर फायरिंग एंगल 60 डिग्री फॉर दी SCR, द एवरेज आउटपुट वोल्टेज इज, फायरिंग एंगल क्या दे रखा है हमें, 60 डिग्री दे रखा है। फायरिंग एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री SCR के लिए, एवरेज आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू हमें निकालनी है। एवरेज आउटपुट वोल्टेज, तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे एवरेज सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर दे रखा है, तो इसके अंदर एवरेज आउटपुट वोल्टेज कैसे निकालते हैं, V आउटपुट एवरेज इक्वल टू होता है Bm डिवाइड बाई 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा, ये वैल्यू होती है। और अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर, फायरिंग एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री, आर है लोड दे रखा है, यानी रेजिस्टिव लोड दे रखा है हमारा। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करें कि आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी, यानी आउटपुट वोल्टेज में एवरेज वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बात करें जैसे कि Vm डिवाइड बाई 2 पाई क्या हो जाएगा, Vm डिवाइड बाई 2 पाई हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 2 पाई 1 प्लस के कॉस 60। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 400 डिवाइड बाई 2 पाई 1 प्लस कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो ये हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 2 पाई एंड 2 3/2। तो ये वैल्यू हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 डिवाइड बाई पाई। तो हमारा आंसर आ जाएगा 300 डिवाइड बाई पाई। नेक्स्ट हम बात करें जैसे हमें यहाँ पर डीसी मोटर ड्राइव के बारे में बात करनी है। डीसी मोटर ड्राइव के बारे में, तो डीसी मोटर ड्राइव के बारे में हम बात करते हैं, जैसे हाफ कंट्रोल ब्रिज कन्वर्टर जो होता है, क्या होता है अपना हाफ कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर, ब्रिज कन्वर्टर हाफ कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर है, वो यहाँ पर 1 क्वाड्रेंट ऑपरेशन होता है।
वन क्वाड्रेंट ऑपरेशन। दूसरा हम बात करें, फुल कंट्रोल ब्रिज कन्वर्टर होता है, टू क्वाड्रेंट ऑपरेशन होता है फुल कंट्रोल ब्रिज कन्वर्टर के अंदर। फुल कंट्रोल ब्रिज कन्वर्टर के अंदर होता है अपना टू क्वाड्रेंट ऑपरेशन। टू क्वाड्रेंट ऑपरेशन। थर्ड होता है डुअल कन्वर्टर, जो होता है फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन होता है। डुअल कन्वर्टर वो होता है हमारा फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन। फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन। तो यहाँ पर जैसे फुल्ली कंट्रोल जो ब्रिज कन्वर्टर होता है वो टू क्वाड्रेंट कन्वर्टर होता है, यानी टू क्वाड्रेंट ऑपरेशन होते हैं उनके अंदर। टू क्वाड्रेंट कन्वर्टर हैविंग यूनिडायरेक्शनल करंट एंड विथ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोल्टेज पोलरिटी। तो यहाँ पर जो फुल कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर होता है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज पोलरिटी के साथ में यूनिडायरेक्शनल करंट होती है। हाफ कंट्रोल ब्रिज कन्वर्टर होता है वो यहाँ पर वन क्वाड्रेंट ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। डुअल कन्वर्टर की बात करें, डुअल कन्वर्टर में फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन होता है। डुअल कन्वर्टर आर यूज्ड फॉर फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन। और हम बात करें यहाँ पर, इट हैज टू कन्वर्टर विच आर कनेक्टेड बैक टू बैक। डुअल कन्वर्टर में दो कन्वर्टर होते हैं जो बैक टू बैक कनेक्ट होते हैं। वन ऑफ द ब्रिज वर्क एज रेक्टिफायर, एसी टू डीसी काम करता है, और दूसरा जो ब्रिज होता है वो इन्वर्टर काम करता है जो डीसी को एसी बदलने का काम करता है। एक होता है हमारे पास स्टेप डाउन चॉपर। स्टेप डाउन चॉपर है हमारा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन में काम किया करता है। स्टेप डाउन चॉपर, स्टेप डाउन चॉपर किसमें काम करेगा? सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन में काम करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन में। और मोटरिंग मोड में ये स्टेप डाउन चॉपर है काम आता है। स्टेप अप चॉपर होता है जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में काम करता है और रीजनरेटिव ब्रेकिंग में काम आता है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन होता है ये मोटरिंग मोड में काम आता है, मोटरिंग मोड में। और जो हमारा क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन, सेकंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन यानी सेकंड क्वाड्रेंट जो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन काम करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा काम करेगा स्टेप अप चॉपर। स्टेप अप चॉपर यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर काम करता है। और ये हम भी कहेंगे रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड में ही काम करेगा। जैसे कि स्टेप डाउन चॉपर है मोटरिंग मोड में काम करता है, स्टेप अप चॉपर है हमारा रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड में काम करता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड के अंदर ये काम करता है। नेक्स्ट हम बात करें चॉपर। चॉपर इज आल्सो यूज फॉर टू क्वाड्रेंट एंड फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन। तो चॉपर को हम क्या कर सकते हैं? चॉपर को हम टू क्वाड्रेंट ऑपरेशन में भी काम ले सकते हैं और फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन में भी काम ले सकते हैं। टू क्वाड्रेंट एंड फोर क्वाड्रेंट दोनों में हम इसको काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में? यहाँ पर हम बात करेंगे हाफ ब्रिज कंट्रोल्ड, जो हमारे पास में एवरेज आउटपुट वोल्टेज होता है सिंगल फेज रेक्टिफायर सर्किट के अंदर। एवरेज आउटपुट वोल्टेज फॉर सिंगल फेज रेक्टिफायर। एवरेज आउटपुट वोल्टेज ऑफ डिफरेंट सिंगल फेज रेक्टिफायर सर्किट। रेक्टिफायर सर्किट जैसे पहला है अनकंट्रोल्ड हाफ वेव, उसका होता है बी पीक डिवाइड बाई पाई। अनकंट्रोल्ड हाफ वेव के लिए अनकंट्रोल्ड हाफ वेव
अनकंट्रोल हाफ वेव जो रेक्टिफायर होता है उसके अंदर जो वैल्यू होती है वो होती है वी पीक डिवाइड बाई पाई। दूसरा होता है कंट्रोल्ड हाफ वेव वी पीक डिवाइड बाई 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। कंट्रोल्ड हाफ वेव, कंट्रोल्ड हाफ वेव का होता है बी पीक डिवाइड बाई 2 पाई, बी पीक डिवाइड बाई 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। तीसरा होता है कंट्रोल्ड फुल वेव, कंट्रोल्ड फुल वेव, कंट्रोल्ड फुल वेव में यहाँ पर होगा 2 बी पीक डिवाइड बाई पाई, 2 बी पीक डिवाइड बाई पाई, जैसे कंट्रोल में डबल हो जाएगा, 2 बी पीक डिवाइड बाई पाई कॉस अल्फा हो जाएगा। और हम बात करें सेमी कंट्रोल्ड के अंदर, सेमी कंट्रोल्ड, सेमी कंट्रोल में वैल्यू होगी बी पीक डिवाइड बाई पाई 1 प्लस कॉस अल्फा, बी पीक डिवाइड बाई पाई 1 प्लस कॉस अल्फा, ये यहाँ पर वैल्यू होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंगल फेज फुल कंट्रोल ब्रिज कन्वर्टर की। सिंगल फेज फुल कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर की बात करते हैं, जो कि यहाँ पर मेजर्ड किया जाता है। एवरेज आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर मेजर किया गया है। सिस्टम हमें दे रखा है कौन सा, सिंगल फेज फुल कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर, सिंगल फेज फुल कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर। ब्रिज कन्वर्टर, सिंगल फेज फुल कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर है, जिसको यहाँ पर मेजर किया गया है। एवरेज आउटपुट वोल्टेज इसका मेजर किया गया है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, एवरेज आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर मेजर किया गया 103.5, इसको मेजर किया गया है। लोड करंट इज एज्यूम्ड टू बी कंटिन्यूअस इफ द ब्रिज इज सप्लाइड फ्रॉम 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज साइनोसोडल सोर्स। अगर यहाँ पर ब्रिज को सप्लाई किया गया है किसके द्वारा, सप्लाई 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज साइनोसोडल सोर्स के द्वारा इसको सप्लाई किया गया है। ट्रिगरिंग एंगल ऑफ थायरिस्टर इन दी ब्रिज अप्रोक्सीमेट, तो यहाँ पर ट्रिगरिंग एंगल है थायरिस्टर का ब्रिज के अंदर, वो क्या होगा हमें निकालना है। ट्रिगरिंग एंगल वो क्या होगा वो हमें निकालना है। तो ट्रिगरिंग एंगल कैसे निकालते हैं, तो सिंगल फेज फुल कंट्रोल्ड ब्रिज आरएल लोड को यहाँ पर सप्लाई कर रहा है, कंटिन्यूस लोड करंट दे रखी है, इसका मतलब आरएल लोड को सप्लाई कर रहा है। तो इसकी वेव डायग्राम अगर हम बनाए सिंगल फेज फुल कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर का या ब्रिज कन्वर्टर का, तो यहाँ पर ये डायग्राम बनेगा इस तरीके से। यहाँ पर थायरिस्टर लग जाएंगे 4 हमारे पास में, इस तरीके से यहाँ पर थायरिस्टर लग जाएंगे 4, 1 2 3 एंड 4। ये थायरिस्टर लग जाएंगे, एक का इसके साथ कनेक्शन हो जाएगा, एक के साथ इसके साथ कनेक्शन हो जाएगा। आरएल लोड यहाँ पर लगा देंगे, यानी कि एल और आर, क्योंकि कंटिन्यूस करंट फ्लो यहाँ पर दे रखा है, तो ये हो जाएगा एल और ये हो जाएगा आर। यहाँ पर करंट फ्लो होगी आई डी। ये हमारे थायरिस्टर हो जाएंगे 1 2 3 एंड 4। और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हो जाएगा टी, यानी ट्रांसफॉर्मर है, यहाँ पर वोल्टेज होगा वी, यहाँ पर वोल्टेज होगा V2, इसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज हमें यहाँ से निकलेगी, यानी इस सर्किट के अंदर आउटपुट वोल्टेज किस तरीके से निकलेगी,
जैसे हमें साइनोसॉइडल वोल्टेज मिलेगा V2 पर, जो वोल्टेज मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा V2 पर। अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी VD की, यानी डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज। तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज हमें मिलेगा वो स्टार्टिंग के अंदर, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर इस तरीके से मिलेगा, सीधा इस तरीके से कंटिन्यूस है तो नीचे तक जाएगा ये, फिर वापस से इस तरीके से जाएगा और फिर वापस से इस तरीके से नीचे तक जाएगा। कंटिन्यूस आरएल लोड की वजह से इस तरीके से हमें आउटपुट मिलेगा। ये हमें मिलेगा डायोड का क्रॉस वोल्टेज VD। तो जो ID की वैल्यू है, यानी कि करंट की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, यहाँ पर करंट की वैल्यू मिलेगी सीधी, हमें कांस्टेंट करंट की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये करंट की वैल्यू मिलेगी, थायरिस्टर के अक्रॉस करंट है वो अलग अलग तरीके से मिलेगी हमें, यानी अलग अलग थायरिस्टर के अक्रॉस है करंट है अलग अलग मिलेगी। और वोल्टेज है थायरिस्टर के अक्रॉस वो भी हमें अलग अलग तरीके से मिलेगा, यानी वोल्टेज की बात करें करंट की बात करें, जैसे मान लीजिए करंट की बात करते हैं थायरिस्टर के अक्रॉस, तो थायरिस्टर के अक्रॉस जो करंट की वैल्यू मिलती है यहाँ पर वो किस तरीके से मिलेगी। जैसे थायरिस्टर के अक्रॉस करंट जो मिलेगी यहाँ पर, वो जैसे मान लो हम क्या कहते हैं I2 करंट की वैल्यू देखें, तो I2 करंट की वैल्यू जैसे यहाँ से यहाँ मिलेगी, फिर नीचे की साइड मिलेगी हमें इस तरीके से, फिर ऊपर की साइड मिलेगी इस तरीके से, हमें I2 करंट की वैल्यू मिलेगी। और हम किसकी बात करते हैं, थायरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमें किस तरीके से मिलेंगे, थायरिस्टर के अक्रॉस, प्रत्येक थायरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, जैसे कि थायरिस्टर 1 और 4 के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उतना सा मिलेगा हमें, इस तरीके से मिलेगा। फिर नीचे हमें पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, नीचे की अगर हम बात करें तो नीचे हमें कंप्लीट मिल जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी इस तरीके से, फिर यहाँ तक मिलेगा, फिर दोबारा से नीचे का हमें कंप्लीट मिल जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या चलेगा, थायरिस्टर वोल्टेज चलेगा VT4 T1 और 4, यानी थायरिस्टर 1 और 4 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो यहाँ पर दिखाएगा। तो एवरेज वोल्टेज की बात करें यहाँ पर, एवरेज वोल्टेज यहाँ पर क्या होगा, V एवरेज की वैल्यू होगी यहाँ पर 2Vm डिवाइड बाई पाई कॉस एल्फा। ये हमारा किसके लिए है, ये हमारी वैल्यू है सिंगल फेज फुल कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर के लिए एवरेज आउटपुट की वैल्यू है। अब इस एवरेज आउटपुट की वैल्यू को हम फार्मूले के अकॉर्डिंग रख देंगे, यानी कि कैलकुलेशन के लिए रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर वी एवरेज हमारा दे रखा है 103, वी एवरेज की वैल्यू दे रखी है 103.5, सप्लाई वोल्टेज दे रखा है यानी कि वी आर एम एस की वैल्यू दे रखी है 230 वोल्ट। तो यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज आउटपुट वोल्टेज का हम फार्मूला लगा देंगे, यानी कि 103.5 इक्वल टू 2 वी एम हो जाएगा 2√2 Vm। तो √2 इंटू क्या हो जाएगा 230, ये होता है Vrms डिवाइड बाई, यानी Vrms को √2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाता है हमारा Vm। तो ये हो गया 230, 2√2 इंटू 230 डिवाइड बाई पाई, और कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। अब हम कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर कॉस अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू आएगी हमारी, क्या आएगी 0.499। तो अल्फा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कॉस इनवर्स 0.499, दैट इज इक्वल टू 60.01 डिग्री। ये हमारा अल्फा की वैल्यू होगी, और यहीं से हमको अल्फा की वैल्यू पूछी थी कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।